गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, प्रिज्म, पहला सवाल तो यही आता है कि सर ये प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन इस प्रकार दी जाती है कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के मध्य पारदर्शी माध्यम भरकर बनाई गई आकृति प्रिज्म कहलाती है। आकृति प्रिज्म कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के मध्य पारदर्शी माध्यम भरकर बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म। अगर इसका आपको चित्र डायग्राम देखना है तो कुछ इस प्रकार होगा। ये प्रिज्म होता है। इसमें क्या होते हैं? दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होंगे? दो तो अपवर्तक पृष्ठ होंगे। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जो अपवर्तन कि जिनसे आप अपवर्तन करवा सकते हो वो पृष्ठ क्या कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। और हम जो डायग्राम यूज करेंगे वो कुछ इस प्रकार का यूज करेंगे, और ये जो एंगल होता है उसको बोला जाता है अपवर्तन कोण या अपवर्तक कोण, या इसको प्रिज्म कोण भी बोला जाता है। तो इसका नाम या तो अपवर्तन कोण हो सकता है, या अपवर्तक कोण हो सकता है, या क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है। और दूसरी चीज देखिए, ये देखो किसी ना किसी एंगल पर झुके हुए हैं। तो डेफिनेशन इस प्रकार ही तो दी जाती है कि दो समतल अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हो तो और उनके मध्य अगर आप कोई पारदर्शी माध्यम भर दो, जैसे ग्लास भर दिया, तो ये जो आकृति होती है वो किसको शो करती है? प्रिज्म को शो करती है। तो ये है प्रिज्म की डेफिनेशन। अब इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन, तो आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो यही है कि प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए। क्या पूछा जा सकता है? प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए। या जो इसका दूसरा मेथड है इसको पूछने का, वो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि यदि प्रिज्म का अपवर्तन कोण A हो, विचलन कोण डेल m हो तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक n हो, तो सिद्ध करो कि n का मान होता है sin a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए। अगर इस टाइप से नहीं पूछा जाता तो सीधा लिखा जा सकता है कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि n बराबर ये होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो अब हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, अब इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक प्रिज्म बनाता हूं। ये एक प्रिज्म है, ये एंगल क्या हो गया? अपवर्तन कोण A। अब देखिए, मैं क्या करता हूं कि यहां से कोई रेज इंसिडेंट करवाता हूं, और अब आपको पता है ये प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस का नॉर्मल क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू दी क्या होता है? सरफेस। तो ये इसका क्या है? नॉर्मल है। ठीक है। तो अब देखो, ये किरण क्या हो रही है? आपतित किरण है, क्योंकि ये इस पर इंसिडेंट हो रही है। तो इंसिडेंट किरण आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? आई से। अब दूसरी बात मुझे बताओ, बाहर तो क्या है? एयर है, और अंदर कोई ना कोई मीडियम होगा। तो इसका मतलब ये माध्यम तो कैसा हो गया? विरल, और अंदर वाला माध्यम कैसा हो गया? सघन। तो बताओ, प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? विरल से सघन में। और आप जानते हो, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो हमेशा क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये रहा इसका अभिलंब। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर बेंड हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, और इस प्रकार यहां पर आपतित हो जाएगी।
अब मुझे बताओ ये एंगल किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल के साथ, और बना कौन सी किरण रही है, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण, और इसको मैंने नाम दे दिया R1। तो I तो क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ना, वो तो कहलाता है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। अब देखो यहाँ पर रेज क्या हो रही है, इंसिडेंट। अब मैं पूछूं कि बताओ इसके लिए वो मतलब नॉर्मल क्या होगा, तो मैंने क्या कहा था, प्लेन सरफेस अगर कोई है तो उसके लिए नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां से भी आप ये क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। तो ये किसका काम कर रहा है, नॉर्मल का। तो ये क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है। अब मुझे बताओ ये माध्यम तो कैसा है, सघन, और ये माध्यम कैसा है, विरल। तो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन से विरल में। तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये लास्ट में रेज इस प्रकार बाहर निकल जाएगी, और ये रेज बाहर निकल रही है, इसलिए इस एंगल को बोला जाता है ई। ई का मतलब इमर्जेंट एंगल, या हिंदी में इसको बोला जाता है निर्गत कोण। तो बताओ आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण समझ आया। आपतन कोण जो अभिलंब के साथ जिस कोण पर आपतित होती है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है। अब मुझे बताओ यहाँ तो ये रेज इंसिडेंट हो रही है, तो मैं इस एंगल को नाम क्या दे देता हूँ, R2। तो ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये O है, ये पॉइंट A है, ये L मान लो, सॉरी ये Q मान लो, ये L, ये R। अब मुझे बताओ, अब आपको करना क्या है, वो फॉर्मूला निकालना था n का। अब दूसरी चीज देखो, प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म नहीं होता तो क्या ऐसे नहीं चली जाती, प्रकाश की किरण ऐसे सीधी निकल जाती है अगर प्रिज्म नहीं होता। तो जब प्रिज्म था तो उसने क्या किया, प्रकाश की किरण को ऐसे ना भेजकर क्या कर दिया, बेंडिंग कर दी। देखो ये बेंड ही तो हो गई, कायदे से रेज को जाना तो किस डायरेक्शन में चाहिए था, इस डायरेक्शन में, बट जा किस रही है, इस डायरेक्शन में। तो मैं पूछूं कि देखो इस टाइम किरण ने अपना पाथ नहीं बदल लिया क्या, उसके पथ में क्या हो गया, कुछ विचलन हो गया। तो पूछा जाता है कि कितना विचलन हो गया, तो इस रेज को आप पीछे बढ़ाओ। तो ये जो एंगल होता है उसको बोला जाता है विचलन कोण, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल से। विचलन क्या होता है कि प्रकाश की किरण को जाना तो किससे चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था अगर प्रिज्म नहीं था। तो बट जब प्रिज्म था तो उसने क्या किया, इस किरण की बेंडिंग करवा दी, और किरण इस डायरेक्शन में चली गई। मतलब किरण कितने कोण से विचलित हो गई, डेल कोण से विचलित हो गई। तो बताओ ये डेल समझ में आया, ये डेल क्या कहलाता है, विचलन कोण। तो यहाँ डेल क्या है, विचलन कोण। ए क्या है, अपवर्तन कोण या अपवर्तक कोण, या जिसको प्रिज्म कोण भी बोला जाता है। अब मुझे बताइए, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आप मुझे इस एंगल का मान बताइए और इस एंगल का मान बताइए। ठीक है, इसको मैं x नाम दे रहा हूं और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, y। तो पहला सवाल कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का आपको क्या बताना है, मान बताना है। तो देखिए x और y का मान बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा छोटी क्लासों से इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि 9th क्लास में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि अगर कहीं पे भी क्रॉस का साइन बनता है तो जो ये वर्टिकल एंगल, जैसे ये x है और ये y है, तो यहाँ पर हमेशा x बराबर क्या होगा, y। कि अगर कहीं पे भी क्रॉस का साइन बनता है तो दोनों तरफ के एंगल क्या होते हैं, बराबर। अगर इस एंगल को मैं x बोलूं, इसको y बोलूं, तो हमेशा x बराबर क्या होगा, y। अब देखिए ये थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस पोर्शन में अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी तो क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है ना, देखो एक लाइन इस प्रकार, एक लाइन इस प्रकार क्रॉस बन रहा है। तो देखो क्रॉस के इस साइड कितना लिखा हुआ है, I, और इस साइड देखो दो एंगल है, ऊपर तो लिखा हुआ है x, इधर क्या लिखा हुआ है, R1। तो देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि इस साइड का एंगल बराबर होगा इस साइड के, यानी x बराबर y होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या यहाँ I बराबर x प्लस R1 नहीं होना चाहिए, भाई इस साइड का एंगल इस साइड के तभी तो बराबर होगा जब I बराबर ये दोनों एंगल का योग इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ से मैं अगर x निकालना चाहूँ तो बताओ I माइनस R1 आएगा या नहीं आएगा। तो बताओ किसी को भी इस x का मान निकालने में कोई प्रॉब्लम, कि क्रॉस का साइन बनता है तो दोनों तरफ के एंगल क्या होते हैं, सेम। तो इस साइड तो I था और इस साइड क्या था, x प्लस R1, तो यहाँ से I आ गया। सिमिलरली अब आप मुझे y का मान आराम से बता सकते हो, कैसे, कि देखो यहाँ पे भी तो एक क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस के इस साइड तो कितना है e, और इस साइड क्या है y प्लस R2, यहाँ से y क्या e माइनस R2 नहीं आ जाएगा। तो
अब मुझे बताओ x और y का मान ज्ञात करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, तो यहां मैं x की जगह क्या लिख देता हूं, i माइनस r1 और y की जगह क्या लिख देता हूं, e माइनस r2 मिटा दूं। अब देखिए आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट पर में आपने यह भी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर। अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो यहां से लिखा जा सकता है z बराबर x प्लस y। क्या पर में है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर। अंतः कोण क्या है, x और y, बाह्य कोण क्या है, z। तो z बराबर क्या होना चाहिए, x प्लस y। तो आप ये त्रिभुज देख लो QR और इसको मैं मान लो S दे देता हूं। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज QSR में क्या वो थ्योरम अप्लाई हो सकती है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। तो बताइए इसके अंतः कोण कितने हैं, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल। बताओ इस डेल में कोई प्रॉब्लम, तो यहां से डेल क्या आ जाएगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये है डेल का मान। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, पर में कौन सी लगाई कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर। तो त्रिभुज कौन सा लिया, QS और R। तो यहां से डेल का फॉर्मूला क्या आ गया, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। तो डेल का फॉर्मूला क्या आ गया, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब देखिए त्रिभुज QLR, त्रिभुज QLR में ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो पहला कोण कितना है, R1 प्लस दूसरा कोण QLR, तो कोण QLR प्लस R2 इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। पहला कोण कितना है, R1, दूसरा कोण कितना है, QLR और तीसरा कितना है, R2। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी चीज देखो, चतुर्भुज देखो OQLR, चतुर्भुज OQLR में OQL और R, आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 और उसके समूह कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180। तो यानी इस कोण और इस कोण का मान कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के दो समूह कोणों का योग कितना होता है, 180। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कोण A और ये कोण कितना है, कोण QLR इज इक्वल टू 180। बताओ इन दोनों इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम। पहले में तो आपने कौन सा मतलब फॉर्मूला लगाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। दूसरे में कि चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180। तो देखिए ये दोनों ही राशियां 180 के बराबर है, तो मैं इन दोनों समीकरणों को बराबर कर सकता हूं। तो करो, R1 प्लस कोण QLR प्लस R2 इज इक्वल टू कोण A प्लस कोण QLR। सीधा ही लिख दो इसको A। अब देखो कोण QLR से कोण QLR कैंसिल आउट, तो बताओ A की वैल्यू R1 प्लस R2 नहीं आ गई क्या, कितनी वैल्यू आ गई, A की R1 प्लस R2। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम। एक बार तो आपने क्या किया, QLR त्रिभुज लिया और एक बार OQLR क्या लिया, चतुर्भुज लिया। तो मैं इनको मिटा रहा हूं और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि A की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2। तो देखो यहां से जो आपका डेल है वो कुछ इस प्रकार नहीं बन जाएगा क्या, I प्लस E माइनस देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है A, तो डेल का मान कितना आ गया, I प्लस E माइनस A। बताओ इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, I प्लस E माइनस A। अब देखो हम लेते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जो डेल का मान होगा वो तो हो जाएगा डेल M, ठीक है। दूसरी चीज I का मान हो जाएगा E और तीसरी चीज R1 का मान हो जाएगा R2 के बराबर। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या है कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जो आपका डेल है वो तो किसके बराबर हो जाएगा, डेल M के। I किसके बराबर हो जाएगा, E के, और R1 किसके बराबर हो जाएगा, R2 के। देखो एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ बनाया गया, किन किन के मध्य बनाया गया, ये बनाया गया I और डेल के मध्य। I क्या है, आपतन कोण, और डेल क्या है, विचलन कोण।
तो देखा गया कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है विचलन कोण का मान कम हो जाता है, और एक मान पर विचलन कोण का मान और जो आपतन कोण है उसका मान सेम हो जाता है, और उसके पश्चात इस विचलन कोण का मान क्या हो जाता है, फिर बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार एक ग्राफ बना। तो ये वो कोण है जहां पर I किसके बराबर होगा, E के, और R1 किसके बराबर हो जाएगा, R2 के। तो ये ग्राफ है विचलन कोण व आपतन कोण के मध्य, कि स्टार्टिंग में जब आप आपतन कोण बढ़ाओगे तो विचलन कोण में कमी होगी, उसके पश्चात विचलन कोण क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो ये ग्राफ था। वहां से पता चला कि केवल एक ही मान इस ग्राफ पर ऐसा होता है जहां पर न्यूनतम विचलन कोण होगा, और उस कंडीशन में I किसके बराबर होगा, E के, और R1 किसके बराबर होगा, R2 के। अब देखिए इनको आप इस समीकरण में अप्लाई करो। तो I की जगह E या E की जगह मैं I लिख दूं, और डेल की जगह क्या आएगा, डेल M। तो सबसे पहले तो डेल M, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में डेल किसके बराबर हो जाता है, डेल M के। तो इस डेल की जगह आप क्या लिखोगे, डेल M इज इक्वल टू I प्लस E का मान भी कितना है, I माइनस A। तो यहां से देखो डेल M का मान कितना आ गया, 2I माइनस A नहीं आ गया क्या। यहां से अगर मैं a का पक्षांतरण कर दूं तो डेल m प्लस ए इज इक्वल टू 2i। यहां से i क्या आ गया, डेल m प्लस ए बाई 2। तो ये आ गया आपका आपतन कोण। कितना आ गया, i बराबर डेल m प्लस ए बाई 2। अब दूसरी चीज, आपने एक यहाँ पे क्या अप्लाई किया, r1 इज इक्वल टू r2। तो वहां पे a का मान कितना आया था, r1 प्लस R2। अब मुझे बताओ R1 और R2 अगर बराबर है तो मैं मान लेता हूं कि ये किसी राशि R के बराबर है। तो R1 बराबर R2 बराबर R। तो देखो क्या हो गया, A बराबर R प्लस R। तो A बराबर कितना आ गया, 2R। यहाँ से R का मान कितना आ गया, A बाई 2। तो देखो आपको आपतन कोण भी मिल गया, अपवर्तन कोण भी मिल गया। तो I का तो मान आ गया डेल m प्लस ए बाई 2, और R का मान कितना आ गया, a बाई 2। यहाँ पे आपने ये नियम लगाया कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में डेल का मान तो किसके बराबर होता है, डेल m के। I का मान किसके बराबर होता है, E के, और R1 का मान किसके बराबर होता है, R2 के। तो देखो I और R की वैल्यू आप याद रखना। अब देखिए हम बात करते हैं स्नेल नियम की। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से स्नेल ने क्या कहा कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। बताओ यही कहा था स्नेल ने कि n1 sin i इज इक्वल टू होता है n2 sin r। तो n1 प्रथम माध्यम और n2 सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक। तो n1 sin i का मान देखो कितना आया है, डेल m प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू n2 साइन r का मान कितना आया है, a बाई 2। फॉर्मूला क्या लगाया, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। i का मान क्या है, डेल m प्लस a बाई 2। r का मान कितना है, a बाई 2। तो यहां से देखिए n2 अपॉन n1 कितना आ जाएगा, n2 अपॉन n1। तो इसका इधर पक्षांतरण हो जाएगा तो आ जाएगा साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। और देखिए n2 अपॉन n1 किसके बराबर होता है, n के। तो यहाँ n बराबर क्या आ जाएगा, साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। और अगर आपको याद हो तो आपको यही फॉर्मूला तो प्रूव करना था कि प्रिज्म का अपवर्तनांक साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 होता है। तो ये था प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए, या सीधा ये आपको देके पूछ सकता है कि सिद्ध करो कि n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। यहाँ पे जो a है वो प्रिज्म कोण है या क्या है, अपवर्तन कोण, और जो डेल m है वो क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, और n क्या है, n है माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये था प्रिज्म से अपवर्तन। अब इसके ऊपर देखिए एक न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन है n बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है, तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण बताइए, अपवर्तक कोण बताइए। तो मैं पहले तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या पढ़ा था आपने अभी अभी, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि n तो क्या है, अपवर्तनांक है, a है वो क्या है, अपवर्तक कोण है,
और डेल एम है वो क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। बताओ यही था। अब देखो दिया हुआ क्या है कि n बराबर √3 वाले कांच के लिए न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। तो न्यूनतम विचलन कोण को तो किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल m से। ये किसके बराबर है, ये इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। और अपवर्तक कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हो, a से। तो बताओ क्या आपको ये नहीं दिया हुआ कि डेल m बराबर a, न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। दूसरी बात n बराबर √3 और n क्या है, अपवर्तनांक। तो दूसरी चीज क्या दी हुई है, n बराबर आपको क्या दिया हुआ है, √3। तो बताइए ये दोनों आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पहली बात तो ये दी हुई है कि न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण को डेल m से रिप्रेजेंट करते हो और अपवर्तक कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हो, a से। तो अब ये दोनों मान यहाँ पे आप पुट कीजिए। तो √3 बराबर क्या आ जाएगा, साइन a प्लस डेल m की जगह a/2 अपॉन साइन a/2। मैं ये मिटा रहा हूं। अब यहां से देखिए √3 बराबर, देखिए साइन a प्लस a, तो ये 2a नहीं हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन a अपॉन साइन a/2। अब देखिए साइन a को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 2 साइन a/2 cos a/2 अपॉन साइन a/2। यानी ये एक फॉर्मूला होता है कि साइन a को लिखा जा सकता है 2 साइन a/2 cos a/2। तो यहाँ पे मैंने साइन a को लिख दिया 2 साइन a/2 cos a/2। क्यों लिखा है ऐसा, जिससे हमारा साइन a/2 क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ गया, √3 = 2 cos a/2। यहाँ से अगर मैं cos a/2 निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, √3/2। यहाँ से अगर आप a/2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स √3/2। और cos में √3/2 वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री पर। तो a/2 = क्या आ गया, 30 डिग्री। तो बताइए a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। और यही तो पूछा था कि बताइए प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।